नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एट 7। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। राज्यों से देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में आपदा के खिलाफ लड़ाई में हर नागरिक को जोड़ने पर दिया जोर। कहा, आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक के तहत राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा से निपटने में ज्यादा तेज होंगे प्रयास। राज्यसभा में विधेयक पारित। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक 2025 को करदाताओं के लिए अभूतपूर्व कर राहत देने वाला बताया। कहा, नए आयकर विधेयक पर संसद के अगले मॉनसून सत्र में होगी चर्चा। वित्त विधेयक 2025 लोकसभा से हुआ पारित। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विकसित दिल्ली के आह्वान के साथ पेश किया 1 लाख करोड़ रुपए का बजट। महिलाओं के लिए 2,500 रुपए प्रतिमाह के साथ जनता के लिए 10 लाख रुपए के बीमा की घोषणा। यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित। ईद को लेकर भाजपा का सौगाते मोदी अभियान चलाने का ऐलान। 32 लाख गरीब मुस्लिमों को ईद के मौके पर मिलेगी सौगाते मोदी की किट। और छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा बीजापुर नारायणपुर सीमा पर सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 25 लाख इनामी नक्सली सुधीर समेत 3 नक्सली ढेर। इलाके को सुरक्षा बलों ने घेरा। हेडलाइंस के बाद अब खबर विस्तार से। सबसे बड़ी खबर दिल्ली से। बात दिल्ली के बजट की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विधानसभा में अपनी सरकार का पहला बजट पेश कर दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार को विकसित बनाने का बजट पेश किया गया है। अपने बजट भाषण में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछले 10 सालों में विकास के हर पैमाने पर दिल्ली फिसलती गई। स्वास्थ्य सुविधाओं की दयनीय स्थिति हो गई थी। दिल्ली का बजट 1 लाख करोड़ रुपए, विकास पर खास जोर। महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़, स्वच्छता और पानी के लिए 9000 करोड़, कैपिटल एक्सपेंडिचर में 2 गुनी बढ़ोतरी, स्मार्ट और आधुनिक शहर में बदलने की दिशा में मजबूत कदम, कला संस्कृति और भाषा के लिए 140 करोड़, सामाजिक पेंशन योजना पर खर्च होंगे 3227 करोड़, आयुष्मान योजना के लिए 2144 करोड़, युवाओं में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए खोले जाएंगे केंद्र। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करते हुए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। दिल्ली के बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और प्रदूषण नियंत्रण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। झुग्गियों के लिए 696 करोड़, महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ का आवंटन, दिल्ली वालों के लिए 10 लाख के स्वास्थ्य बीमा का ऐलान किया गया। इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। न केवल दिल्ली के इतिहास में बल्कि देश में इतनी तरक्की करने वाला, जो कि 31.5% अधिक है, पिछले साल की तुलना में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बजट है। दिल्ली के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगभग 2 गुनी बढ़ोतरी की गई। पिछली बार 15,000 करोड़ रुपए की तुलना में इस बार 28,000 करोड़ का आवंटन किया गया। 1 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक बजट में किए जाने वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर, अध्यक्ष महोदय, उनको दुगनी बढ़ोतरी दी गई है। दुगनी, डबल कर दिए गए हैं, जो कि पिछले बजट के इतिहास में पिछली बार 15,000 लगभग करोड़ की तुलना में इस बार 28,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया गया है। विकसित दिल्ली के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर की इस राशि का आवंटन सड़कों, नालियां, सीवर, शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है। आयुष्मान योजना के लिए बजट में 2144 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। केंद्र सरकार आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराती है। दिल्ली सरकार भी इसमें अपनी ओर से 5 लाख रुपए जोड़ेगी। आज इस सदन में
मैं बड़े हर्ष के साथ ये बताना चाहती हूं कि सरकार ने जिस दिन अपना कार्यभार लिया, शपथ के तुरंत बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग करके आयुष्मान भारत को दिल्ली में लागू करने का निर्णय लिया गया और ये योजना बहुत जल्द अब दिल्ली में लागू हो जाएगी, जिसके माध्यम से दिल्ली के लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जैसी योजनाओं के रूप में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो पाएंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट में व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा की और कहा कि हर 2 वर्ष में शहर में वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा सरकार ने अपना बजट पेश किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट पेश करते हुए सबको चौंका दिया और इसे ऐतिहासिक बजट बना दिया, क्योंकि 1 लाख करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया गया है, जो दिल्ली के चहुमुखी विकास का संकल्प दर्शाता है। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो आपने ये रिपोर्ट देखी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली विधानसभा में बजट पेश किया। सीएम रेखा गुप्ता ने बजट पेश करने के बाद प्रेस वार्ता भी की और कहा कि दिल्ली के लिए वर्ष 2025-26 में 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है। इस वर्ष के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 31.58% का इजाफा किया गया है और शिक्षा के क्षेत्र में 17% का इजाफा करते हुए 19,291 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दिल्ली के इतिहास में इस बार 1 लाख करोड़ का बजट, जो कि 31.58% का इजाफा, जो दिल्ली के इतिहास में अपने आप में पहली बार हुआ और देश में भी किसी भी बजट का ये सबसे बड़ा इंक्रीमेंट इसे हम बोल सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर रहा, उसमें 24-25 में जो खर्च किया गया, जो 76,000 करोड़ जो टोटल बजट का हिस्सा हम माने, तो उसमें हिस्सा बनता था 21.5 और 16,396 करोड़ खर्च हुआ, जिसे हम अपने बजट में 19,291 करोड़ रुपए लेके गए हैं और इसमें हमने 17% का इजाफा एजुकेशन सेक्टर में किया है और ऐसे ही हेल्थ में हमने 48% का इजाफा अपने खर्च में किया है। और अब बात हिमाचल में बेरोजगारी की, जिसका आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में बेरोजगारी दर 5.4% तक पहुंच गई है। तो विपक्ष ने इसे लेकर सरकार को घेरा है और सरकार पर रोजगार की दिशा में पूरी तरह से नाकाम रहने का आरोप लगाया है। देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल में बेरोजगारी की समस्या लगातार विकराल होती नजर आ रही है और हिमाचल सरकार द्वारा हाल ही में विधानसभा में पेश आंकड़े इसकी बानगी बयां कर रहे हैं। करीब 70 लाख की आबादी वाले हिमाचल में करीब 8 लाख शिक्षित युवा बेरोजगार हैं और कांग्रेस नेता सत्ता में आने से पहले इसे बड़ा चुनावी मुद्दा भी बना रहे थे। सरकार के मुताबिक प्रदेश में 6,32,000 से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगार हैं, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक ये आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। अब उसी कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में बेरोजगारी को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों में सरकार ने बताया है कि प्रदेश में बेरोजगारी की दर 5.4% तक पहुंच गई है। हिमाचल में साल 2021-22 में बेरोजगारी की दर का आंकड़ा 4% तक का था। साल 2022-23 में ये आंकड़ा 4% से बढ़कर 4.4% तक पहुंच गया। अब साल 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी की दर 5% से पार हो गई है। हिमाचल विधानसभा में बेरोजगारों की संख्या को लेकर भाजपा विधायक जनक राज, राकेश जम्वाल और त्रिलोक जम्वाल ने सवाल पूछे थे। इसके जवाब में सरकार ने ये तमाम आंकड़े दिए हैं। विधायक जनक राज ने कहा कि बेरोजगारों की बढ़ती संख्या सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन की सरकार में बेरोजगारी की दर में ज्यादा इजाफा हुआ है और ऐसे में सरकार को बेरोजगारी को खत्म करने के लिए गंभीरता से सोचना होगा। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा भी सदन में गूंजा और इस पर भी विधायक जनक राज ने सरकार को घेरा है। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग विभागों में करीब 40,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं। उप मुख्यमंत्री ने आउटसोर्स कर्मियों के लिए भी जल्दी ही नीति बनाने का दावा किया था। भाजपा विधायकों ने आउटसोर्स कर्मियों के लिए तुरंत नीति बनाने की मांग की है। उप मुख्यमंत्री ने सत्ता में आने से पहले आउटसोर्स कर्मियों को नियमित करने का वायदा किया था।
हालांकि विधायक जनक राज का दावा है कि आउटसोर्स कर्मियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है और उन्हें उनके संवैधानिक अधिकार भी प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि आउटसोर्स कर्मियों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। आउटसोर्स कर्मचारियों का एक तो फ्यूचर सुरक्षित नहीं है, साथ ही साथ उनके संवैधानिक अधिकार जैसे रिजर्वेशन वो इसके आउटसोर्स रिक्रूटमेंट पर लागू नहीं हुई। आरक्षण का इसमें हनन है, पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। हिमाचल में रोजगार हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है और कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देने का और 5 लाख नई नौकरियां देने का भरोसा दिया था। हालांकि विपक्ष का दावा है कि कांग्रेस अपने वादे पर खरा नहीं उतर पाई है। पिछले 2 साल में प्रदेश में रोजगार की स्थिति जो बदली है उसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है और ताज़ा आंकड़े जो सरकार की तरफ से विधानसभा में जारी किए गए हैं बेरोजगारी को लेकर, उसके बाद से एक बार फिर से प्रदेश सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। इस पूरी रसाकशी में जो प्रदेश का युवा है, खासकर जो शिक्षित बेरोजगार है, उसको इस सब का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। शिमला से कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्म प्रकाश, टीडी न्यूज़। आगे देखेंगे कुछ और राज्यों से कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे, mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात करेंगे 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो की, जो मेघालय में 25 से लेकर 27 मार्च तक चल रहा है और मेघालय इसकी मेजबानी कर रहा है। आज से भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से मेघालय सरकार द्वारा आयोजित 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन शिलांग के राज्य कन्वेंशन सेंटर में हुआ, जिसमें दुनिया भर के व्यापारिक नेता, राजनयिक और उद्यमी एक साथ नजर आए। उद्घाटन सत्र को मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने संबोधित किया। 3 दिवसीय इस आर्थिक सम्मेलन में फिलीपींस, जर्मनी, इंडोनेशिया, कंबोडिया, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित 12 देश भाग ले रहे हैं। एक्ट ईस्ट बिजनेस शो भारत की एक्ट ईस्ट नीति के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य BBIN यानी कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना है। इस आयोजन का उद्देश्य मेघालय को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना तथा सीमा व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी और पर्यटन के लिए अवसर के तौर पर बढ़ावा देना है। 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो में 3 सत्र प्रमुख तौर पर हो रहे हैं। मेघालय में प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से विकास को सशक्त बनाना,
आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल उन्नति और नवाचार के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना, पूर्वोत्तर भारत को कृषि, पशुधन, खाद्य प्रसंस्करण और विनिर्माण का निर्यात केंद्र बनाना, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कृषि व्यवसाय और विनिर्माण के अवसरों को बढ़ावा देना, पूर्वोत्तर भारत को ट्रैवल, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र की पर्यटन क्षमता और आतिथ्य क्षेत्र को वैश्विक हितधारकों के समक्ष बढ़ावा देना है। इन तीनों सत्रों में रणनीतिक सहयोग और नवाचारों पर गहन चर्चा की जाएगी तथा उभरते निर्यात और पर्यटन केंद्र के रूप में उत्तर पूर्व की भूमिका को सुदृढ़ किया जाएगा। और अब बात अविरल निर्मल नर्मदा की। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है नर्मदा नदी। स्वच्छ गंगा मिशन के तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार नर्मदा संरक्षण योजना को शुरू करने जा रही है। तो सरकार ने इसके लिए कैबिनेट में अविरल निर्मल नर्मदा योजना को मंजूरी दे दी है। देखिए भोपाल से हमारी ये खास रिपोर्ट। स्वच्छ गंगा मिशन की तर्ज पर एमपी सरकार की नर्मदा संरक्षण योजना। नर्मदा नदी की अविरलता के लिए 124 करोड़ रुपए स्वीकृत। अविरल निर्मल नर्मदा योजना का उद्देश्य नर्मदा नदी को साफ रखना। नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर 10 किलोमीटर तक लगाए जाएंगे पेड़। नर्मदा नदी में पानी के बहाव के साथ मिट्टी का कटाव रुकेगा। नर्मदा के किनारे ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाएंगे सीवेज ट्रीटमेंट। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार ने अविरल निर्मल नर्मदा योजना को मंजूरी दी है। यह योजना नर्मदा नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए है। मंत्रिपरिषद की बैठक में अविरल निर्मल नर्मदा योजना को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। यह योजना कैंपा फंड के अंतर्गत शुरू की जाएगी। इस पर 124 करोड़ 46 लाख रुपए खर्च होंगे। यह योजना 2025-26 से 2031-32 तक चलेगी। इसका मकसद नर्मदा नदी को साफ रखना है। वन विभाग के माध्यम से अविरल निर्मल नर्मदा कैंपा फंड के माध्यम से 24-25 में से 31-32 तक ये योजना जो है अगले 7 साल चलेगी। 124 करोड़ के आसपास इसका अनुमानित व्यय है। मध्य प्रदेश में नमामि गंगे की तर्ज पर अब अविरल नर्मदा योजना पर काम किया जाएगा। कैंपा फंड के अंतर्गत नर्मदा नदी के दोनों किनारे 10 किलोमीटर के क्षेत्र में सरकार वन भूमि पर वृहद पौधारोपण करेगी। साथ ही कई विभाग मिलकर नर्मदा की जलधारा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने के लिए व्यापक स्तर पर काम करेंगे। कैंपा फंड से पौधारोपण के अलावा योजना में खर्च होने वाली राशि की मांग केंद्र के जल शक्ति मंत्रालय से भी की जाएगी। नर्मदा किनारे के ग्रामीण क्षेत्रों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर गंदा पानी नर्मदा में मिलने से रोका जाएगा। नर्मदा नदी के 10 किलोमीटर की सीमा क्षेत्र में इसका क्रियान्वयन होगा और किसी निजी भूमि का उपयोग नहीं होगा। वन भूमि जो है शासकीय भूमि है, उसमें इस योजना का क्रियान्वयन करेंगे। 12 वन मंडलों के 95 वन कक्षों में 5600 हेक्टेयर वन क्षेत्र में पौधारोपण किया जाए। इस योजना के कई फायदे हैं। इससे नर्मदा नदी में पानी का बहाव बना रहेगा, मिट्टी का कटाव रुकेगा, जैव विविधता बढ़ेगी, जलवायु परिवर्तन के बुरे असर को कम किया जा सकेगा। स्थानीय लोगों को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। इससे लोगों में नदी को बचाने की भावना पैदा होगी। मध्य प्रदेश सरकार अविरल निर्मल नर्मदा योजना शुरू करने जा रही है। इसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी भी दी है और कैंपा फंड से तकरीबन 124 करोड़ रुपए का व्यय सरकार करेगी। इस योजना के अंतर्गत सरकार गांव-गांव में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएगी ताकि गंदा पानी नर्मदा नदी में न मिल पाए। कैमरा पर्सन चंद्रमोहन के साथ आशीष मंगल सोनी, डीडी न्यूज भोपाल। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी। माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। भाव यार, अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो जाइए mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू।
Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात करेंगे बिहार में छोटे पुलों के निर्माण की। बिहार सरकार अगले वित्तीय वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में 700 नए छोटे पुल बनाएगी, जिससे ग्रामीण संपर्क में सुधार होगा। राज्य के भीतर ग्रामीण संपर्क में सुधार के उद्देश्य से बिहार सरकार ने पहले से बिना संपर्क पथ वाले बस्तियों तक हर मौसम में पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई ग्रामीण सड़क विकास योजनाएं शुरू की हैं। बिहार में 2025-26 में 700 नए छोटे पुलों का होगा निर्माण। ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए 3000 करोड़ रुपए का बजट। बिहार में 764 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। वर्ष 2025-26 में अतिरिक्त 8600 किलोमीटर सड़कों का होगा निर्माण। ग्रामीण सड़क बुनियादी ढांचे का निर्माण देगा आर्थिक विस्तार को बढ़ावा। बिहार में डबल इंजन सरकार के कारण गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछ गया है। अब ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी और बेहतर होने वाली है। बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग ने इस बार के बजट सत्र में 11,101 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार अगले वित्तीय वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में 700 नए छोटे पुल बनाएगी। बिहार एक बड़ी छलांग औद्योगिक क्षेत्र में और आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में लगाने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी मूलभूत संरचना और बिजली के क्षेत्र में हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो गए हैं। अब औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास पर हमारा ध्यान होगा। बिहार सरकार राज्य में 700 छोटे पुल के निर्माण के लिए इस वित्त वर्ष में 3000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। राज्य के अंदर ग्रामीण संपर्क में सुधार के लिए बिहार सरकार ने पहले से बिना संपर्क पथ वाले बस्तियों तक हर मौसम में पहुंच के लिए कई ग्रामीण सड़क विकास योजनाएं शुरू की हैं। आने वाले महीनों में सभी ऐसे बस्तियों को उच्च गुणवत्ता वाली ग्रामीण सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। बिहार में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत वर्ष 2024-25 में अब तक 764 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है, जबकि वर्ष 2025-26 में अतिरिक्त 8600 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। 20 वर्षों में 8000 किलोमीटर से ग्रामीण कार्य विभाग ने इसको लगभग 1,18,000 किलोमीटर करने का काम किया है। ग्रामीण कार्य विभाग ने चाहे वो डेयरी के क्षेत्र में हो, मछली पालन के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, जो हमारे उत्पादन ग्रामीण इलाकों में थे उसको मुख्य शहर से या मुख्य बाजार से जोड़ने का काम किया है।
ग्रामीण सड़क बुनियादी ढांचे का निर्माण और सुधार लोगों की जीवन की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है और आर्थिक विस्तार को भी बढ़ावा देता है। साल 2005 में बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई 800 किलोमीटर थी, जो आज 1,17,000 किलोमीटर से ज़्यादा है। ये मात्र सड़कों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये गांव के विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। इसके कारण गांव आज शहर के करीब आ गया है। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और इसी रिपोर्ट के साथ आज के भारत@7 में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।